चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस टू कर्व पढ़ लेते हैं ना, ट्रैक्शन। हाँ, रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल आपने डिस्कस किया था, ठीक है। सेकेंड है अब आपका ग्रेडियंट आपने पढ़ लिया है, सेकेंड है रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्व। रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्व आपका सेकेंड है। अगर हम बात करें ब्रॉड गेज की, सबसे पहले तो ब्रॉड गेज के केस में ये रेजिस्टेंस आपको कंसीडर करना है 0.004। हाँ कर दे, 0.004 डब्ल्यू इंटू डी डिग्री, ठीक है। इन केस ऑफ दी ब्रॉड गेज इट इज़ 0.004 डब्ल्यू इंटू डी डिग्री। अगर बात करूँ मैं सेकंड आपका मीटर गेज और फिर थर्ड नैरो गेज, ठीक है। सेकंड है आपका यहाँ पे मीटर गेज। मीटर गेज के लिए होता है 0.0003 डब्ल्यू इंटू डी डिग्री। और लास्ट में आपका आता है इट इज़ फॉर द नैरो गेज और ये होता है आपका 0.002 डब्ल्यू इंटू डी डिग्री, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव, इस बार आया था यूकेपीएससी यही में से, ये ब्रॉड गेज वाला। जहाँ पे डी है यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ कर्व, डी इज द डिग्री ऑफ कर्व। और डब्ल्यू का लिए आपने राइट डाउन कर रखा है सर, इट इज़ वेट ऑफ ट्रेन इन टन्स, ठीक है। तो ट्रेन का वेट यहाँ पे टन्स में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगला आपने कहाँ से लिखा है? अच्छा अभी लिखा, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये हो गया फोर्थ आपका कंप्लीट, ठीक है। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है सारे में से, अगर पूरा छोड़ भी दोगे तो फोर्थ वाला ही पढ़ के जाना, ड्यू टू दी ग्रेडियंट एंड ड्यू टू दी कर्व। ये आपको अच्छे से करके जाना है, एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है अगला रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक्टिव एफर्ट। रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक्टिव एफर्ट, नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक्टिव एफर्ट। तो ट्रैक्टिव एफर्ट की वजह से रेजिस्टेंस आपका कब जनरेट होता है? जब जब स्टार्टिंग, हाँ वेलोसिटी चेंजेस के टाइम पे ना, जब वेलोसिटी आपकी कुछ ना कुछ चेंज हो रही होगी तो उस टाइम पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक्टिव एफर्ट। तो पहला लिखिए ए इसमें, रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग लिखना, रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग, रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग। इसमें देखिए फॉर लोकोमोटिव ये होता है आपका 0.15 W1 और फॉर व्हीकल, पूरे व्हीकल की अगर मैं बात करूं तो उस केस में होता है आपका 0.05 W2, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर आप जस्ट लोकोमोटिव इंजन के लिए निकालोगे तो इट इज़ 0.00 है, ठीक है। पहला अगर लोकोमोटिव के लिए निकालोगे तो इट इज़ 0.15 टाइम्स ऑफ W1 और अगर पूरे व्हीकल की बात आएगी तो 0.005 टाइम्स ऑफ W2, ठीक है। इसमें लिखना है इसके बाद वेर, ये कर लो पहले।
वेयर W1 इज इक्वल टू वेट ऑफ लोकोमोटिव इन टन्स। W1 यहाँ पे हो जाएगा आपका वेट ऑफ लोकोमोटिव इन टन्स। तो W1 हो गया लोकोमोटिव का वेट आपके टन्स में। सेकेंड लिखिए इसमें W2 लिखिए वेट ऑफ व्हीकल इन टन्स, वेट ऑफ व्हीकल इन टन्स। नेक्स्ट उसके बाद है 20 में रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्सेलरेशन। अब मैं करा सारे रहा हूँ, लिखवा दे रहा हूँ फॉर्मूले, ठीक है, लेकिन अगर चाहो तो इनको कुछ कुछ को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्सेलरेशन, रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्सेलरेशन आर ए से इसको मैं रिविजन कर रहा हूँ, इट इज़ आर ए। तो ये रेजिस्टेंस आपका आर ए की वजह से निकल के आता है, दैट आर ए इज इक्वल टू 0.028 W इंटू V1 माइनस V2 अपॉन T, V1 माइनस V2 इंटू W अपॉन T। 0.028 W V1 माइनस V2 अपॉन T। where V1 is equal to velocity at beginning in kmph, where V1 is equal to velocity at beginning in kmph, velocity at beginning in kmph, that is V1, okay। सेकेंड लिखना V2, ये आपकी है velocity at end, फाइनल वेलोसिटी क्या बोल सकते हैं इसको, इन kmph। T है यहाँ पे आपका टाइम टू अचीव रिक्वायर्ड स्पीड, जितना टाइम लेगा रिक्वायर्ड स्पीड अचीव करने में, ठीक है, टाइम टू अचीव रिक्वायर्ड स्पीड। और W है टोटल वेट ऑफ ट्रेन इन टन्स, टोटल वेट ऑफ ट्रेन इन टन्स, टोटल वेट ऑफ ट्रेन इन टन्स, ठीक है। लास्ट टर्म इसके बाद है रेजिस्टेंस, एक ही बचा हुआ है, इट इज़ द एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड लिख दो, या एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस और एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस लिख दो, ठीक है। रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड ऑब्लिक एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। एटमॉस्फेरिक वाला पहले भी लिखा हुआ है ना आपने, हाँ, तो उसको रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड लिखना सिर्फ। दोनों में डिफरेंस समझ रहे होंगे आप लोग, जो पहले लिखा था और उसमें विंड ब्लो नहीं कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे विंड ब्लो करेगी, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करेगा विंड की वेलोसिटी पे, साथ साथ में डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है। अगर व्हीकल के अपोजिट विंड है दैट मीन्स की रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट में विंड आपको देखने को मिल रही तो उस केस में रेजिस्टेंस आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें राइट डाउन कर लो पहले एक पॉइंट, विंड रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन, wind resistance depend upon, wind resistance depend upon wind velocity, wind velocity and wind velocity and direction of wind, direction of wind with respect to direction of train movement, direction of wind with respect to direction of train movement। और थर्ड एक चीज़ पे और डिपेंड करेगा कि ट्रेन का कितना सेक्शनल एरिया विंड में एक्सपोज है, ठीक है ना। तो ये भी लिखिए, एंड इसमें लिखिए इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सेक्शनल एरिया, the sectional area exposed to wind, the sectional area exposed to wind। तो जितना सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा एरिया एक्सपोज होगा विंड में, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
इसका फॉर्मूला है आर डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.000017 ए बी स्क्वायर। 0.000017 ए बी स्क्वायर आपका ये फॉर्मूला है आर डब्ल्यू, रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड। where where A is exposed area in meter square, where A is exposed area in meter square and V is velocity of wind in kmph, velocity of wind in kmph, exposed area in meter square and V is the velocity of wind in kmph। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में velocity of wind आपकी नेक्स्ट है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड भी कंप्लीट। ठीक है, तो कल से आपने ये 4 रेजिस्टेंस अभी डिस्कस करें। पहला रेजिस्टेंस आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस ड्यू टू रोलिंग स्टॉक, ठीक है ना, जिसमें पहला था एक तो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड था जो कि आपका था 0.0016 इंटू डब्ल्यू। ठीक है, सेकेंड था आपका इट इज़ डिपेंडेंट ऑन स्पीड, स्वे एंड ऑसिलेशन की वजह से, पहला फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, और ये सेकेंड वाला था आपका 0.00008 डब्ल्यू इंटू वी बी, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो डब्ल्यू इंटू वी बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद था एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। हाँ, एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस में आपका विदाउट ब्लोइंग ऑफ द विंड। ठीक है, 6 जीरो थे पॉइंट के बाद, 0.00000 हाँ 6 इंटू डब्ल्यू बी स्क्वायर। तो टोटल ट्रेन रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो उस केस में आपको RT1 प्लस RT2 प्लस RT3 करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस आपने डिस्कस किया रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल W tan थीटा या W इंटू 1/n, tan थीटा को 1/n भी बोलते हैं। ठीक है, तो W इंटू 1/n निकल के आया था। फिर निकाल अभी लिखा आपने रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्व, तो ब्रॉड गेज के लिए 0.0004 W इंटू डी डिग्री। ठीक है, उसके बाद 0.003 W इंटू डी डिग्री फॉर मीटर गेज, और लास्ट वाले के लिए 0.0002 इंटू W इंटू डी डिग्री। ठीक है, फिर आया रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक्टिव एफर्ट। स्टार्टिंग में हो जाएगा आपका ये 0.15 टाइम्स ऑफ W1, और नहीं लोकोमोटिव के लिए 0.15 टाइम्स ऑफ W1, और हाँ व्हीकल के लिए 0.005 ऑफ W2। ठीक है, जहाँ पे W1 आपका वेट ऑफ लोकोमोटिव है, हाँ, और दूसरा W2 यहाँ पे वेट ऑफ व्हीकल इन टन है। उसके बाद रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्सेलरेशन, ये सामने लिखा हुआ है 0.028 W इंटू वी वन माइनस वी टू अपॉन टी, और लास्ट आपका 0.000017 ए बी स्क्वायर। इसमें इंपॉर्टेंट मैंने पहले बता दिया, अगर आपको जस्ट सारे याद नहीं होते हैं तो थोड़ी बहुत, हाँ ये ट्रेन रेजिस्टेंस वाले से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं, कोई गेट एट की जैसे आप लोग तैयारी कर कोई है बीटेक वाला तो आप कर सकते हो। इसमें RT वाला क्वेश्चन आ रखा है, टोटल ट्रेन रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, RT1 प्लस RT2 प्लस RT3 वाला, और बाकी और वाले में ट्रैक प्रोफाइल एंड कर्व वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ जगह मैंने देखा था कि रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्सेलरेशन किस किस पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन उसने इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ऑल ऑफ द अबव करके उस ऑप्शन फ्रेम कर रखे थे। तो फॉर्मूले से थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम हुआ, देखा हुआ है, एक न्यूमेरिकल इससे नहीं आया था पीछे वाले से। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। एक न्यूमेरिकल लिख लो, छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखिए व्हाट इज द कर्व रेजिस्टेंस, व्हाट इज द कर्व रेजिस्टेंस फॉर अ 50 टन ट्रेन, फॉर अ 50 टन 50 टन ट्रेन on a busy track, broad gauge track, on a broad gauge track on a 4 degree curve। इसी के आगे on a broad gauge track on a 4 degree curve। निकालो जरा फटाफट जल्दी।
8 नहीं है, 0.08 इज द राइट आंसर। हाँ, 0.08 इज द राइट आंसर। सिंपल है। तो रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्व आपको निकालना है, तो ब्रॉड गेज के लिए बोला हुआ है ना, तो 0.0004 डब्ल्यू इंटू डी डिग्री, तो 0.0004 डब्ल्यू कितना 50 टन है, 4 है, तो 200 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 2 जीरो यहाँ से हट गए, तो 0.08 टन इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सिंपल सिंपल एग्जाम में। इस बार भी कुछ ऐसा ही बना था एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये तो हो गया हमारा ट्रैक्शन एंड ट्रैक्टिव एफर्ट भी कंप्लीट, इसको कर लो। उसके बाद एक हेडिंग डालना है इसके नीचे, लास्ट एक और कुछ डिस्कस करते हैं इसमें। यार्ड से हेडिंग डालना, यार्ड्स। नेक्स्ट हेडिंग डालना यार्ड्स। ठीक है, ठीक है। देखो यार्ड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है मार्शलिंग यार्ड, एक होता है, आपने सुना भी होगा नाम कभी, कहीं एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। मार्शलिंग यार्ड हो गया, और दूसरा होता है आपका लोको यार्ड। ठीक है, बेसिकली अगर यार्ड्स की बात करूँ तो ये वो जगह होती है जहाँ पे ट्रेन आपकी तैयार होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो स्टेशन पे लगने से पहले ट्रेन आपकी इन्हीं यार्ड्स में खड़ी रहती है। ठीक है, तो जहाँ पे ट्रेन रिसीव होती है या जहाँ पे ट्रेन तैयार होती है, आप बोल सकते हो कि वैगन्स को हटाना, ठीक है, वैगन्स को जोड़ना हटाना, ठीक है, पूरी ट्रेन की सर्विसिंग चेक करना कि ट्रेन आपकी ठीक है या नहीं है, ठीक है, या फ्यूल भरना ट्रेन में, है ना, कोल चाहिए तो कोल डालना उसमें, या डीजल है तो डीजल डालना। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्हीं यार्ड्स में करी जाती हैं। ठीक है, इन्हीं यार्ड्स में करी जाती है। ये दो टाइप के यार्ड्स होते हैं, पहला होता है आपका मार्शलिंग यार्ड, मार्शलिंग यार्ड में और दूसरा होता है आपका लोको यार्ड। लोको यार्ड में बेसिकली ट्रेन की सर्विसिंग, लोकोमोटिव की सर्विसिंग करी जाती है। ठीक है, लोको यार्ड है, दैट मीन्स कि लोकोमोटिव की सर्विसिंग, यहीं पे आपका फ्यूल भरना, ठीक है, बाकी और भी जो सर्विसिंग के आपके काम होंगे वो सारे के सारे लोको यार्ड में करे जाते हैं। ठीक है, लोको यार्ड के बाद ट्रेन आती है मार्शलिंग यार्ड में। मार्शलिंग यार्ड में वैगन्स को हटाना जोड़ना, जिसको सॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, पहले ट्रेन को रिसीव करेगा ये, ठीक है, रिसीव करने के बाद यहाँ पे सॉर्टिंग होगी, कितने वैगन्स की रिक्वायरमेंट है। आपको पता है जो भी ट्रेन यहाँ से चलेंगी, हर एक ट्रेन में नंबर ऑफ वैगन्स आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वो वैगन्स आपके इन्हीं मार्शलिंग यार्ड में ही तैयार होता है। उसके बाद वहाँ से प्रॉपर वैगन्स लगेंगे, देन उसके बाद ये डिस्पैच हो जाएगी स्टेशन की तरफ, गाड़ी स्टेशन में आएगी, स्टेशन से फिर निकल लेगी। ठीक है, तो यार्ड्स के बारे में लिखिए एक बार पॉइंट, सिंपल है। A yard may be defined as a system of tracks, a system of tracks defined as the system of tracks provided for provided for receiving receiving comma storing। ठीक है, जैसे मालगाड़ी होती है तो वहीं पे बढ़ती हो, ठीक है ना, स्टोरिंग कॉमा सॉर्टिंग, सॉर्टिंग SORTING, सॉर्टिंग, वैगन्स को हटाना घटाना या बढ़ाना उसमें। ठीक है, सॉर्टिंग, मेकिंग अप, सॉर्टिंग, मेकिंग अप एंड डिस्पैच ऑफ व्हीकल, एंड डिस्पैच ऑफ व्हीकल ठीक है, टाइप्स लिखिए दो, ठीक है, टाइप्स लिखिए, पहला लिखिए मार्शलिंग यार्ड। सबसे पहला इसमें आता है आपका मार्शलिंग यार्ड, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहला है मार्शलिंग यार्ड। ये देखो यहाँ पे मार्शलिंग यार्ड दिखा रखा है प्रॉपरली, मार्शलिंग यार्ड, ये देखा होगा आपने कहीं ना कहीं। ये देख लो, ये लोकेशंस हैं जहाँ पे ट्रेन आपकी रुकती हैं। दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जाओगे तो आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे भी हैं, देहरादून में भी हैं, ठीक है, आगे
यहाँ प्रॉपरली दिखता नहीं है, लेकिन देहरादून में है, ऊपर से दिख जाओगे देखोगे तो। बाकी दिल्ली में तो प्रॉपर दिखेगा आपको मार्शलिंग यार्ड, अगर वहाँ के स्टेशन में कोई गया होगा तो। ठीक है, तो ये आपके मार्शलिंग यार्ड है, जहाँ पे देखो पूरी ट्रेन आपकी रुकी हुई है, मालगाड़ियाँ भी बैठी हैं यहाँ पे, बाकी और भी जितनी ट्रेन हैं सारी यहीं पे आपकी रुकी हैं। ठीक है, यहीं से ट्रेन आपकी तैयार होकर उसके बाद जाएगी स्टेशन पे, स्टेशन पे लगेगी यहाँ पे आपकी ट्रेन। ठीक है, इन्हीं मार्शलिंग यार्ड से या इन यार्ड से जाके उसके बाद ट्रेन स्टेशन पे लगती है। ठीक है, समझ गए? इसमें पहला लिखे मार्शलिंग यार्ड, मार्शलिंग यार्ड में लिखेगा they are provided at important they are provided at important they are provided at junction stations important junction stations which acts as which acts as distributing center which acts at distributing center for various stations for various stations पर्पज़ लिखिए इसका नीचे। तो इसका मतलब है कि अगर नज़दीक नज़दीक बहुत से स्टेशन हैं अगर, तो उस केस में अब सपोज करो एक गाड़ी आपकी एक स्टेशन नंबर 1 से लग रही है, ठीक है, पटना के लिए, एक गाड़ी स्टेशन 1 से पटना के लिए, दूसरी गाड़ी स्टेशन 2 से लगी हुई है वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक है, ऐसे ही 3-4 स्टेशन नज़दीक है, तो इन सब के लिए एक कॉमन मार्शलिंग यार्ड भी हो सकता है। ठीक है, सभी के लिए कॉमन मार्शलिंग यार्ड होगा। उसके बाद जो गाड़ी आपकी पटना जा रही है वो यहाँ जाएगी, यहाँ से इस मार्शलिंग यार्ड से, उसके बाद ये सेकेंड और ये थर्ड वाली में निकलेगी। ठीक है, तो यही लिखवा रखा है पहले पॉइंट में, पर्पज़ लिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में आ रखा है। नंबर 1 है रिसेप्शन, ट्रेन को रिसीव करता है, रिसेप्शन, रिसेप्शन पहला है। ठीक है, RECEPTION रिसेप्शन। दूसरा है सॉर्टिंग, SORTING, तो वैगन्स को रिमूव करना या वैगन्स को जोड़ना। और थर्ड है आपका डिपार्चर, स्टेशन की तरफ डिपार्चर देगी ट्रेन। ये 3 पर्पज़ फुलफिल करता है मार्शलिंग यार्ड, और इसी के बेस पे एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा यार्ड है या कौन सी ऐसा मतलब एलिमेंट एग्जाम में आएगा कि जो कि सॉर्टिंग, रिसीविंग एंड डिस्पैच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये होता है आपका मार्शलिंग यार्ड। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे में ऑलरेडी 3-4 बार आ चुका है। अगला लिखिए सेकंड, उसके बाद लोको यार्ड। नेक्स्ट लिखिए लोको यार्ड। लोको यार्ड में लिखिएगा लोको यार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर सर्विसिंग, लोको यार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर loco yards are required for servicing locomotives, that is loco yards are required for servicing locomotives, that is cleaning हो गया पहला, that is cleaning, comma loading coal, comma filling water, oiling, etc। ठीक है, ये पर्पज़ आपके फुलफिल करे जाते हैं लोको यार्ड्स में। ठीक है, तो 2 टाइप के यार्ड्स आपने पढ़े, पहला आपने पढ़ा मार्शलिंग यार्ड और दूसरा आपने पढ़ा यहाँ पे लोको यार्ड। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अब डिस्कस करते हैं, ये यूनिट होगी कंप्लीट आपकी। देख लो यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब सेकेंड लास्ट यूनिट आपकी है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना कोई कहीं पे? ठीक है, तो इजी सी यूनिट थी आपकी, ये निकल गई, फ्रैक्शन एंड ट्रैक्टिव एफर्ट। अगला अब यूनिट है आपकी, दैट इज द सेकेंड लास्ट यूनिट, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। अब ये यूनिट ध्यान से देखना, सबसे अगर प्रॉपरली ईएस के पर्सपेक्टिव जैसे हम पढ़ाते हैं इसको, जैसे कोई ईएस के लिए आ रखा है पढ़ने के लिए, तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ कि इंजीनियरिंग की, पूरे होल इंजीनियरिंग की सबसे टफेस्ट यूनिट आपकी होती है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। इसके डेरिवेशन, इसकी चीज़ें मतलब इतनी ईजी नहीं है,
आपके पर्सपेक्टिव से ठीक ठाक है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, कन्वेंशनल चीज़ें आपके यहाँ नहीं आती हैं इससे, तो उतना नहीं पढ़ना। बाकी ईएस पर्सपेक्टिव देखा जाए तो इंजीनियरिंग की सबसे टफेस्ट यूनिट है आपकी पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। तो देखेंगे फोटोज़ के हेल्प से, वीडियोज़ के हेल्प से कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। इतना डिफिकल्ट वैसे होगा नहीं अगर फोटोज़ वीडियोज़ अगर आपने देख लिया तो अच्छे से। यूनिट है आपकी पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, पॉइंट एंड क्रॉसिंग। ठीक है, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 है आपकी। क्या हो गया? हंसी हो मुझे ही बता दो, सब कह रहा हूँ। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, पॉइंट एंड क्रॉसिंग आपका, मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग का काम क्या होता है, ठीक है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग का काम होता है डायरेक्शन चेंज करना ट्रेन की, ठीक है। सपोज करिए ये एक ट्रैक है और यहीं पे एक दूसरा ट्रैक है, ठीक है। ये दूसरा ट्रैक है, ट्रेन यहाँ से मूव कर रही है इस वाले ट्रैक में, दिस इज ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2, ठीक है। ट्रेन मूव कर रही है इस वाले ट्रैक में फिलहाल, यहाँ पे मूव कर रही है ट्रेन, ठीक है। इसको डाइवर्ट होके अगर ट्रैक 1 को, ये ट्रैक 1 है और ट्रैक 2, ट्रैक 2 को इसको डाइवर्ट होके ट्रैक 2 पे जाना है अगर इस ट्रेन को, तो उस केस में पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस मेन ट्रैक से, जो ट्रैक नंबर 1 है, इस मेन ट्रैक से, ये ब्रांच ट्रैक हो सकता है ट्रैक 2, या ट्रैक 2 भी मेन ट्रैक हो सकता है, ठीक है। तो ट्रैक 1 से अगर ट्रैक 2 में ट्रेन को जाना है तो उस केस में यहाँ पे हम एक डाइवर्जन प्रोवाइड करते हैं, हम यहाँ पे एक डाइवर्जन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इस डाइवर्जन को हम लोग बोलते हैं, तो ज़्यादा ही स्टीप बन गया नहीं, ये डाइवर्जन हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ठीक है, ये कुछ डाइवर्जन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, इस डाइवर्जन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस ओवर, ठीक है। ये डाइवर्जन मैंने दे दिया, ठीक है, ये कहलाता है आपका क्रॉस ओवर, पूरा क्रॉस ओवर, ठीक है। तो अगर ट्रैक्स को आपस में चेंज करना है या ट्रैक्स की डायरेक्शन आपको चेंज करनी है, ठीक है, या व्हील की डायरेक्शन आप बोल सकते हो, ठीक है, ट्रेन की डायरेक्शन अगर आपको चेंज करनी है तो उस केस में हम लोग एक अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग के अंदर पूरा अरेंजमेंट मिला के इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ओवर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर, ठीक है। समझ गए पॉइंट एंड क्रॉसिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। तो चेंज आपको करनी है डायरेक्शन अगर ट्रेन की, तो उस केस में हमें पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ठीक है। तो पहला इंट्रोडक्शन इसमें लिखो थोड़ा सा, इसको बना लो पहले, फिर लिख लो इंट्रोडक्शन, एक एक टॉपिक करके आराम से पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। देखिए इसमें, टू गेट टू गेट बेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूवमेंट, to get better flexibility of movement of different trains, to get better flexibility of movement of different trains,
करके लिखना, ट्रेन्स आर रिक्वायर्ड टू बी, इसके आगे कॉमा करके, ट्रेन्स आर रिक्वायर्ड टू बी diverted from, trains are required to be diverted from one track to another, one track to another, one track to another, फुल स्टॉप करके लिखिए, complete arrangement, complete arrangement complete arrangement for diverting the trains, complete arrangement for diverting the train, diverting the train from one track to another track, from one track to another track is called crossover, is called crossover, ठीक है। तो ये कंप्लीट अरेंजमेंट आपका क्रॉसओवर कहलाता है, और जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग है इसी क्रॉसओवर के पार्ट्स होंगे, ठीक है। अगर क्रॉसओवर आपको बनाना है तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग से आपका ये पूरा का पूरा क्रॉसओवर बन के आएगा। समझते हैं कौन आपके इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, पूरा इसकी वर्किंग अच्छे से आराम से समझते हैं, ठीक है। तो समझाने के लिए पहले मेरे पास वैसे फिगर भी पड़े हैं, लेकिन एक फिगर मैं खुद ही बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इससे कुछ चीज़ें हमें क्लियर होंगी, फिर उसके बाद मैं आपको वीडियोज़ भी दिखा दूँगा, वीडियो भी दिखा दूँगा, इसमें वीडियो लेके आ रहा हूँ बाद में, ठीक है। पहले समझते हैं खुद ही। अभी मत बना लेना, ठीक है, आराम से बनाना, पता है ना, गड़बड़ हो जाएगा। लग रहा है डाइवर्जेंस जैसा, क्या बना लिया मत बोलना, नहीं बोलते भी हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक अरेंजमेंट दिखा रखा आपको इस केस में, ठीक है। ये एक अरेंजमेंट है पूरा का पूरा, ठीक है। डाइवर्जन का अरेंजमेंट मैंने बना रखा है यहाँ पे। ट्रेन सपोज करो यहाँ पे से आ रही है, ठीक है। इस साइड से अगर ट्रेन मूव कर रही है तो ट्रेन दो जगह जा सकती है, एक तो स्ट्रेट जा सकती है यहाँ से, दूसरा ट्रेन आपकी डाइवर्ट कर सकती है, ठीक है। तो एक तो मूवमेंट आपका ये पॉसिबल है ट्रेन का, और एक ट्रेन का मूवमेंट यहाँ पे ये पॉसिबल है, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे बाद में, मैं एक्चुअल पिक्चर से दिखा दूंगा आपको वीडियो की हेल्प से भी कि एक्चुअल में ये मूवमेंट आपका होता कैसे है, ठीक है। देखिए इसमें फ़िलहाल मैं यहाँ पे कंपोनेंट भी इसके लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। इतना कंपोनेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक दो कंपोनेंट राइट डाउन करूँगा क्योंकि कंपोनेंट के लिए दूसरी मैंने यहाँ पे पिक्चर ले रखी है अभी, ठीक है। जो मेन ट्रैक में आपको ये येलो में देखी होंगी ट्रैक्स, ठीक है। ये येलो ट्रैक्स जो आपको दिख रही है, दीज आर कॉल्ड एज दी स्टॉक रेल्स, स्टॉक रेल्स बोलते हैं इनको, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रनिंग रेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी रनिंग रेल्स, रनिंग की स्पेलिंग गलत होती है, आर यू
स्टॉक रेल्स या रनिंग रेल्स, ठीक है, ये हो गई, दीज आर दी स्टॉक रेल्स एंड रनिंग रेल्स। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक ये रेड रेल्स दिख रही होंगी यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों रेड रेल्स, ये रेड रेल्स आपकी कहलाती हैं टंग रेल्स, दीज आर कॉल्ड एज टंग रेल्स, इनको हम लोग बोलते हैं, नीचे वाली रेड वाली रेल भी और ये वाली रेल भी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला तो पॉइंट, पॉइंट क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है जहाँ से डाइवर्जन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जिस पॉइंट से डाइवर्जन स्टार्ट होगा, डाइवर्जन स्टार्ट हो रहा है जो ये रेड वाला है ना, ये टंग रेल आपकी टेपर्ड मूवेबल रेल होती है, ठीक है। स्टॉक रेल कभी भी मूव नहीं करती है, स्टॉक रेल आपकी फिक्स पोजीशन पर रहेगी, ठीक है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे आपकी फिक्स रहती है, मूव कैसे करती है, ठीक है। तो स्टॉक रेल हमेशा फिक्स रहती है, मूव जो करेगी यहाँ पे ये टेपर्ड रेल होती है, ठीक है ना। टेपर्ड सेक्शन आपने देखा होगा, तो टेपरिंग सेक्शन आपका यहाँ से आगे की तरफ होता है, ये टेपर्ड रेल आपकी मूव करती है, यही डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिलहाल इतना ही समझो। यहाँ पे जहाँ से डाइवर्जन स्टार्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। जिस पॉइंट से डाइवर्जन स्टार्ट हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, जो यहाँ पे मैंने बोल दिया इसको पॉइंट, ओके, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट। जहाँ पे आपका ये स्ट्रेट ट्रैक डाइवर्टेड ट्रैक के साथ अगर कोई एक एंगल बनाता है, ठीक है, तो जहाँ पे स्ट्रेट ट्रैक डाइवर्टेड ट्रैक के साथ एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग, इसको हमने बोल दिया क्रॉसिंग, ठीक है। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्या हो गया समझ के, पॉइंट होता है जहाँ से डाइवर्जन आपका स्टार्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। यहीं से आप लोग ट्रेन की डायरेक्शन तय करते हो, इसी पॉइंट से। यहाँ पे आपकी बहुत सी चीज़ें होती हैं, फिटिंग्स होती हैं, अभी दिखाऊंगा, उन्हीं फिटिंग्स की हेल्प से आप लोग यहाँ पे ट्रेन की डायरेक्शन डिसाइड करोगे कि ट्रेन आपकी जाएगी कहाँ, ठीक है। तो ये जहाँ से डाइवर्जन स्टार्ट होगा पॉइंट कहलाएगा, और जहाँ पे स्ट्रेट ट्रैक डाइवर्टेड ट्रैक के साथ एक एंगल क्रिएट करेगी उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग, ठीक है। और एक पॉइंट और एक क्रॉसिंग मिलके, एक पॉइंट और एक क्रॉसिंग मिलके एक टर्न आउट बनाती है, ठीक है। ये मैंने बना दिया यहाँ पे टर्न आउट, इट इज कॉल्ड एज द इसको हम लोग बोलेंगे टर्न आउट, ठीक है। तो एक टर्न आउट में आपकी एक पॉइंट होती है और एक क्रॉसिंग होती है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ इस साइड भी मर्जर वाले, जहाँ पे ट्रेन आपकी मर्ज हो रही है, मर्जर से भी कभी कभी ट्रेन आपकी, ऑब्वियसली बात है, अभी ट्रेन की डायरेक्शन मैंने ये दिखा रही है तो ट्रेन आपकी यहाँ से यहाँ पे तो जा सकती है, ठीक है। तो इसी केस में भी यहाँ पे भी आपकी ये ट्रेन, यहाँ पे भी ये रेल्स होती हैं, ठीक है। सपोज करो ये आपकी दोनों रेल्स हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से बना लो, ये दोनों रेल्स हैं, ठीक है। टैपर्ड रेल येलो वाली जो मैंने रेड से बना रखी है यहाँ पे, दीज आर दी टैपर्ड रेल। तो जहाँ से डाइवर्जन स्टार्ट होगा इट इज़ कॉल्ड एज दी पॉइंट, और स्ट्रेट ट्रैक जहाँ पे एंगल बनाएगा डाइवर्टेड ट्रैक के साथ तो दैट इज कॉल्ड एज दी क्रॉसिंग, ठीक है। ये आपका क्रॉसिंग हो जाएगा। और एक टर्न आउट आपका जहाँ पे मर्जर होगा वहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका एक टर्न आउट बन के आएगा, दिस इज कॉल्ड एज दी टर्न आउट, इसको हम लोग बोलते हैं टर्न आउट, ठीक है। तो वन टर्न आउट इज मेड ऑफ वन पॉइंट एंड वन क्रॉसिंग, ठीक है। अब बात आती है पूरे क्रॉस ओवर की, ठीक है, पूरे क्रॉस ओवर की, जो पहले आपने लिखा क्रॉस ओवर, तो कंप्लीट अरेंजमेंट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्रॉस ओवर की, तो क्रॉस ओवर आपका दो टर्न आउट और साथ में जो ये इंटरमीडिएट पॉइंट बच गया ना यार, ये इंटरमीडिएट लोकेशन बच गई आपकी, तो दो टर्न आउट और इंटरमीडिएट पोर्शन से मिलके बनता है क्रॉस ओवर, ठीक है। तो कंप्लीट अरेंजमेंट को हम लोग क्रॉस ओवर बोलते हैं, और क्रॉस ओवर में आपका दो टर्न आउट होते हैं और दो टर्न आउट के साथ साथ एक इंटरमीडिएट पोर्शन भी होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है किसी भी डाइवर्जन या मर्जर पे, जहाँ पे भी डाइवर्जन और मर्जर है वहाँ पे ध्यान रखना हमेशा दो पॉइंट होंगे और दो क्रॉसिंग होंगे और साथ साथ में दो टर्न आउट भी होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डाइवर्जन या मर्जर की, फॉर वन डाइवर्जन और मर्जर, फॉर वन डाइवर्जन और मर्जर, ठीक है, दो पॉइंट होते हैं, देखो यहाँ पे एक पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट, ठीक है, दो पॉइंट होते हैं, क्रॉसिंग भी दो दिख रही होगी आपको यहाँ पे, और साथ साथ में टर्न आउट भी आपके कितने हैं, दो हैं, दो टर्न आउट भी होते हैं,
दो टर्न आउट भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनकी पॉइंट एंड क्रॉसिंग की, तो ये सबसे सेंसिटिव आपके एलिमेंट होते हैं रेलवे ट्रैक में, ठीक है। सेंसिटिव बोल सकते हो या वीकेस्ट भी बोल सकते हो आप लोग। ये सबसे सेंसिटिव या वीकेस्ट एलिमेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टंग रेल आप प्रोवाइड करते हो ये टेपर्ड रेल होती है। ये पूरी की पूरी आपकी रेल सेम डायमेंशन की नहीं होती है, ठीक है। टेपर्ड होती है यानी डायमेंशन कहीं पे घटी होगी, उसके बाद बढ़ते हुए आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान रखना कि यहाँ पे हमेशा बहुत ही हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ करते हैं। हाई स्ट्रेंथ मैग्नीज स्टील का हम लोग इनको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। समझ गए इतना फिलहाल, ठीक है। पहले एक बार ये बना लो, दो चार पॉइंट लिख लो, फिर मैं आपको एक्चुअल फिगर से समझाता हूँ एक्चुअल में इसमें ऑपरेशन कैसे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन ये जो बता रखे हैं मैंने, टर्न आउट, क्रॉस ओवर, कितनों से मिलके बना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
बन गया? हो गया ना सबका? जल्दी बनाओ यार। ठंडा हो रहा है? बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर तो ठीक ही है। अगर गर्मी हो रही है किसी को? हाँ, क्या बना रखा बोला? मुझे तो पता नहीं चल रहा क्योंकि आगे से थोड़ा सा एक्टिविटी हो रही है ना, इतना आइडिया नहीं लग रहा है मुझे, फिट ही लग रहा है। लगाओगे तब भी ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपना देख लो आप लोग। चलिए, अब तो बन गया होगा। लिखिए इसमें पहला पॉइंट, लिखिए इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिए इसमें। आपका नहीं बना अभी तक? लिखिए इसमें वन क्रॉस ओवर इज मेड यूजिंग, वन क्रॉस ओवर इज मेड यूजिंग, one crossover is made using two turnouts, two turnout at each track joint, at each track joint with an intermediate portion, at each track joint with an intermediate portion, with an intermediate portion। तो यहाँ पे दिखा होगा आपको क्रॉसओवर, टर्नआउट 1, टर्नआउट 2 एंड द इंटरमीडिएट पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉसओवर। ठीक है, सेकंड लिखिए इसके बाद दूसरा पॉइंट, वन टर्नआउट, वन टर्नआउट, वन टर्नआउट is made up of, one turnout is made up of one point and one crossing, made up of one point and one crossing। एग्जाम में गलतियाँ होती है इसमें, थोड़ा सा अच्छे से समझना इनको, बहुत बार मिस्टेक हो जाती है। टर्न आउट क्रॉस ओवर लगा दिया, क्रॉस ओवर का टर्न आउट लगा दिया, वहाँ पे पूछता है एग्जाम में आपसे, रेलवे में पूछा गया कि टर्न आउट में आपके कितने पॉइंट एंड क्रॉसिंग होते हैं, ये करके एग्जाम में आ रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है क्वेश्चन। अगला लिखिए पॉइंट इसमें, पॉइंट नंबर 3, दीज आर वन ऑफ दी पॉइंट एंड क्रॉसिंग, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग आर, या दीज आर वन ऑफ दी, these are one of the weakest location, these are one of the weakest location, weakest location of railway track, weakest location of railway track। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, very good quality material, very good quality material, very good quality material like high manganese steel is used, important है, अंडरलाइन कर लो इसको, high manganese steel is used। जीप में दाना हो रहा है ना, तो वेरी का वैली निकल रहा है मुझे, ठीक है, तो बोलने में प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो हाई मैग्नीज स्टील आर यूज्ड। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना, पॉइंट एग्जाम में पूछा गया ऑलरेडी। अब यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू पहले समझते हैं प्रॉपरली कि ये आपके कैसे काम करता है, उसके बाद आप वीडियो में इसको अप्लाई करवा लेना। ठीक है ना, देखते हैं।
पिक्चर्स है ना, मैं कौन कौन सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसमें एक इमेज और देख लेते हैं, ठीक है, याद कर लेना कौन कौन सी दिखा दी है, दोबारा डाल देगा पहले। देखो इस केस में समझते हैं सबसे पहले कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, ठीक है। ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, यहाँ से देखो एक ब्रांच ट्रैक निकल रही है, ठीक है। तो एक मेन ट्रैक से ब्रांच ट्रैक निकल रही है, यहाँ पे आप आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हो कि कौन सा यहाँ पे पॉइंट है और कौन सा क्रॉसिंग है। यहाँ देखो ये वाला पॉइंट क्या है, दिस इज़ द क्रॉसिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो एक टेपर्ड रेल दिख रही है आगे की तरफ ना, ये देखो इसकी डायमेंशन सबसे कम यहाँ पे है, फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रही है ट्रेन की आपकी रेल की डायमेंशन, ठीक है। तो ये टेपर्ड जो रेल है, दिस रेल इज़ नोन एज द टंग रेल, इसको हम लोग बोलते हैं टंग रेल बोलते हैं, इसको हम लोग टंग रेल बोलते हैं, ठीक है। और टंग रेल के जस्ट ये जो जहाँ से डाइवर्जन स्टार्ट होगा, यानी टंग रेल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला कहलाएगा आपका पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे आपकी थी ये क्रॉसिंग, क्रॉसिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये टेपर्ड रेल आपकी मूव करती है, इसके मूव करवाने के लिए यहाँ पे स्विचेस लगे रहते हैं, यहाँ पे देख लो आप, अभी यहाँ पे गैप है, ठीक है, ये स्टॉक रेल है ना, दिस इज दी स्टॉक रेल, यहाँ पे लिखा भी होगा देखिए कहीं पे, ये स्टॉक रेल है, देखिए ये जो बड़ी रेल्स आपको दिखती होंगी स्टॉक रेल है। और जो इनसाइड आपको ये स्विचेस लिखा हुआ है, स्विच रेल भी बोलते हैं, टंग रेल को ही स्विच रेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये आपकी रेल है यहाँ पे टेपर्ड रेल, दिस इज कॉल्ड एज दी स्विच रेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं टंग रेल, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे ये फिटिंग्स लगी रहती है, देखिए ये मोटर फिटिंग रहती है यहाँ पे, इस पूरे पोर्शन पे आपकी दिख रही होंगी ना आपको, यहाँ पे प्रॉपर ये फिटिंग होती है, ठीक है। अभी मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा इस फिटिंग को भी प्रॉपरली कैसे ये काम करता है, ठीक है। ये फिटिंग लगी होती है यहाँ पे, इस फिटिंग की हेल्प से जो ये अंदर की टंग रेल है ना, ये टंग रेल मूव करती है, ठीक है। और जब टंग रेल मूव करेगी तो ये डिसाइड करेगी डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। अब डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन कैसे डिसाइड करेगी, इस केस में जरा मुझे बताओ कि ट्रेन कौन सी, सीधी जाएगी या राइट की तरफ जाएगी, सीधी जाएगी ना, लेकिन गलत हो, यहाँ पे ट्रेन जाएगी राइट की तरफ, ठीक है। देखो आपको बेसिकली देखना क्या है, इस गैप में, इस गैप को देखना है। अभी देखो व्हील जो पहले से आएगा, ट्रेन चल के यहाँ से आएगी ना, ट्रेन चलते हुए, तो ट्रेन चलते हुए यहाँ से आएगी, देखो बीच में गैप है, बीच में प्रॉपर गैप है, गैप है, गैप है, तो आगे जाने का तो रास्ता है ही नहीं, तो यहाँ से ये इधर चली जाएगी और यहाँ से ट्रेन का पहिया इधर की ओर खींच के ले जाएगी आगे की तरफ, ठीक है। तो अगर टंग रेल, अगर टंग रेल और आपका ये स्टॉक रेल, इसके बीच में गैप रहेगा, इस साइड बोल रहा हूँ, इस साइड अगर आपका गैप रहेगा राइट साइड की तरफ जहाँ डाइवर्ट हो रही ट्रेन, तो उस केस में ट्रेन आपकी डाइवर्ट हो जाएगी इस केस में, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है, मुझे इस ट्रेन को स्ट्रेट ले जाना है, तो जब ट्रेन को स्ट्रेट लेके जाओगे तो उस केस में, हाँ उस केस में यहाँ पे, यहाँ देखो उस केस में ये वाला अरेंजमेंट सही है। इस केस में यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो आप ट्रेन आपकी यहाँ पे प्रॉपर आपने गैप प्रोवाइड नहीं कर रखा है, ठीक है, इस साइड एकदम क्लोज है, ठीक है, ये वाला आपने क्या कर दिया, आप आगे की तरफ पैक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, लेकिन स्पेस अब आपने मेन वाले ट्रैक में, ऊपर वाले ट्रैक में आपने स्पेस दे दिया। यहाँ पे देखो ये मेन वाले में स्पेस प्रोवाइड कर रखा है ना आपने, मेन वाले में स्पेस है, और इस वाले में आपका पूरा का पूरा क्या है, गैपिंग जीरो है, यहाँ पे गैपिंग नहीं है अभी। तो इस केस में क्या होगा, व्हील आगे यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से आएगा आगे की तरफ जाएगा और सीधे ही जाते रहेगा यहाँ से आगे की तरफ, ट्रेन आपकी यहाँ से डाइवर्ट नहीं होगी इस केस में, ठीक है। तो ट्रेन आपकी डाइवर्ट होगी या स्ट्रेट जाएगी डिपेंड करेगा टंग रेल और आपके स्टॉक रेल के बीच में गैप कौन सी साइड आपने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे राइट साइड में गैप प्रोवाइड कर रखा है तो ट्रेन आपकी राइट जाएगी, अगर आपने लेफ्ट साइड में प्रोवाइड कर रखा है गैप तो ट्रेन आपकी स्ट्रेट जाएगी। समझ रहे हो, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं आपकी इसी पॉइंट से, ठीक है। ये जो मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये मूवमेंट आपका यहाँ पे इन्हीं फिटिंग से, ये नेसेसरी फिटिंग जो आपने यहाँ पे लगा रखी है, इन फिटिंग्स की हेल्प से आपको ये मूवमेंट देखने को मिलता है इस केस में। क्लियर, ठीक है। दोबारा समझाना किसी को, समझ गए ना। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ पिक्चर को, ठीक है। अब इस वाले को समझते हैं, जो कंपोनेंट है आपके पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के, इसको एक बार मैं प्रॉपरली दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे पिक्चर बनाने की रिक्वायरमेंट है नहीं, बाकी नेट से आप थोड़ा सा डाउनलोड करके, दिख तो नहीं रहा है पूरा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, दिख रहा है या दूसरी निकालो पिक्चर तो बता दो। देखो अब उसी का मैंने यहाँ पे ये फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ, सारे के सारे यहाँ पे
जो कंपोनेंट होते हैं वो कंपोनेंट बता रहा हूँ, ठीक है। पहला देखिए, ठीक है। इस केस में देखिए अब यहाँ पे सबसे पहला देखिए, ये रेड, अब यहाँ ना प्रॉपर दिख में एक काम करते दूसरे निकालते, रुको यार, है हमारे पास यहाँ पे पॉइंट एंड क्रॉसिंग। यही था फिगर, तो देखते हैं साफ आता है यहाँ पे, आ रहा है, ठीक है। ये आपका पॉइंट एंड क्रॉसिंग है क्लियरिटी अब ना। अब देखो यहाँ पे इस केस में कैसे काम करता है यहाँ पे, और कौन कौन से कंपोनेंट का काम क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये एक आपको रेड ब्लेड दिख रही है, यहाँ पे टेपर्ड सेक्शन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टंग रेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टंग रेल, जो यहाँ पे आपको दिख रहा। टंग रेल के ये टो वाला पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट टो कहलाता है, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है, टंग रेल जहाँ से स्टार्ट होगी उसको हम लोग बोलते हैं टो, टंग रेल जहाँ पे खत्म होगी उसको हम लोग बोलते हैं हील। इसको हम लोग बोलते हैं हील, जहाँ से टंग रेल आपकी खत्म होगी। टो पे प्रॉपर गेज मेंटेन रखने के लिए या प्रॉपर मूवमेंट करवाने के लिए टो पे यहाँ पे कुछ बार्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर बार्स, ठीक है। टंग रेल्स के टो को अगर आपस में कनेक्ट करना है, आप देख लो, एक इसका टो और इस वाले का टो, ये कनेक्ट कर रखा है आपने विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेचर बार, ठीक है। इसी स्ट्रेचर बार की हेल्प से आप इन दोनों को मूव करवाओगे। नीचे लगा होगा मोटर, ठीक है, और ये स्ट्रेचर बार ही रिस्पॉन्सिबल होगा टू मूव दी, इस वाले को मूव कराना या इस वाले को मूव कराना, तो स्ट्रेचर बार की हेल्प से कराओगे, ठीक है। तो टंग रेल को टो पे हम लोग स्ट्रेचर बार की हेल्प से कनेक्ट करते हैं, पहली बात, ठीक है। इसके बाद देखिए ये टो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हील आपका यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है, ओके। स्ट्रेचर के बारे में हमने पढ़ दिया। यहाँ पे स्विचेज और ब्लेड्स का काम बता ही दिया मैंने ऑलरेडी, मूवमेंट करवाना, सिंपल सा यहाँ पे मोटर लगा रहता है, मोटर की हेल्प से मूवमेंट होता है स्विचेज एंड ब्लेड्स की हेल्प से, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है स्टॉक रेल। स्टॉक रेल के बारे में अभी आपने पढ़ा था, ये आपकी मेन रेल्स होती हैं, ठीक है ना, ये मेन रेल्स होती हैं, ठीक है। ये परमानेंट ट्रैक है, ये मूवेबल नहीं होता है, आप इनको बोल सकते हो नॉन मूवेबल रेल्स, ठीक है, नॉन मूवेबल रेल्स हो गई। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे टंग रेल की, तो ये टंग रेल आपकी होती है मूवेबल रेल, ये होती है मूवेबल रेल, ठीक है, दिस इज द मूवेबल रेल। इसके बाद देखिए आगे हम लोग आते हैं, इसके बाद ये सामने बना रखा है क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग मैंने अभी शो कर रखा था, ठीक है। स्ट्रेट ट्रैक के साथ अगर कर्व ट्रैक कोई एंगल बनाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग बोलते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग में इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये चेक रेल्स, ये चेक रेल्स और ये विंग रेल्स आपको देखने को मिलती है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये विंग रेल है, साथ में ये चेक रेल भी आपको देखने को मिलती है, ये चेक रेल है, ठीक है, ये भी चेक रेल है। इन चेक रेल और विंग रेल का काम होता है ट्रेन को डिरेल होने से बचाना, ठीक है। चेक रेल और विंग रेल का काम क्या होता है, ट्रेन को डिरेल होने से बचाना, या आप बोल सकते हो कि ट्रेन को सही डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट एंड क्रॉसिंग अगर आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर दोगे, इसके आगे विंग रेल प्रोवाइड नहीं करोगे, ट्रेन हवा में तो ना जाएगी आगे की तरफ, कुछ ना कुछ डायरेक्शन चाहिए ना उसको। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये विंग रेल प्रोवाइड कर देते हैं, साथ साथ में स्ट्रेट की तरफ जाएगी तो स्ट्रेट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर देते हैं, चेक रेल। तो चेक रेल और विंग रेल का काम होता है ट्रेन के डिरेलमेंट को रोकना, या बोल सकते हो प्रॉपरली ट्रेन को डायरेक्ट करना जहाँ भी ट्रेन आप ले जाना चाहते हो, ठीक है। ये आपका चेक रेल्स हो गया और विंग रेल्स हो गया। ये रनिंग रेल्स हैं, रनिंग रेल्स को क्या बोलते हैं दूसरा हम लोग, स्टॉक रेल्स भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो रनिंग रेल्स को ही हम लोग स्टॉक रेल्स भी बोलते हैं। ये भी साथ में ऊपर दिखा रखा है, दीज आर दी रनिंग रेल्स, ठीक है, ये आपके ऊपर रनिंग रेल्स है, ओके। कोई दिक्कत यहाँ पे तक? तो ये आपके राइट हैंड टर्न आउट का पूरा यहाँ पे, अब लेफ्ट हैंड के भी कंपोनेंट सेम ही है, तो मैंने राइट हैंड टर्न आउट का ले रखा है यहाँ पे। समझ गए ना पूरा अच्छे से कि कैसे अब किसका काम क्या है और कैसे ये ऑपरेशन चल रहे हैं, ठीक है। अब वीडियो दिखा दूँ, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक कंपोनेंट कम दिख रहा है मुझे, हील ब्लॉक यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, ठीक है। हील ब्लॉक को भी यहाँ पे देख लेते पहले, उसके बाद जाते हैं आगे। चेक रेल्स अगर आपको देखनी है तो चेक रेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए
चेक रेल से ये प्रोवाइड कर रखी है। दीज आर दी चेक रेल, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। ये क्या है, ये क्रॉसिंग है, ये क्या है, चेक रेल है। तो चेक रेल आप देख सकते हो, ये चेक रेल होती है, ये डिरेलमेंट को रोकती है किसी भी ट्रेन के, ठीक है। ये है ना, ये हील ब्लॉक के बारे में भी देख लेते हैं। हाँ, इसको भी देखते हैं। अब देखो, टो पे तो आपने स्ट्रेचर बार से कनेक्ट कर रखा था, ठीक है। यहाँ पे हेल ब्लॉक लिखा हुआ है, ये हील ब्लॉक है, ठीक है ना, दिस इज हील ब्लॉक। या डिस्टेंस ब्लॉक भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इनिशियल में जहाँ पे से आपकी टंग रेल स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे तो आपने स्ट्रेचर बार यूज़ किया था, है ना, स्ट्रेचर बार यूज़ किया था। एंड पे जहाँ पे आपकी टंग रेल ख़त्म होती है, वहाँ पे हम लोग प्रॉपर गैप मेंटेन रखने के लिए एक कास्ट आयरन का ब्लॉक यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हील ब्लॉक, ठीक है। हील ब्लॉक से पहले का पार्ट मूवेबल होगा, हील ब्लॉक के बाद का पार्ट आपका मूवेबल नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। हील ब्लॉक का काम है स्टॉक रेल और जो आपकी ये दूसरी रेल है, टंग रेल बोल सकते हो, या आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे कौन सी रेल थी, विंग रेल, है ना, या चेक रेल बोल सकते हो इसको, ठीक है। इनके बीच में प्रॉपर गैप मेंटेन रखना, यानी आप बोल सकते हो व्हील फ्लैंज के लिए गैप प्रोवाइड करना, ये आपका काम करता है हील ब्लॉक। यही ब्लॉक आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये सामने बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर गैप यहाँ पे मेंटेन रख रखा है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये हील ब्लॉक प्रोवाइड नहीं करोगे, तो सपोज करो आप टंग रेल मूव करना चाह रहे हो, तो ये पीछे वाली रेल भी मूव करेगी तो ऊपर चिपक जाएगी जाके, और आगे की तरफ जाएगी। फ्लैंज को अगर प्रॉपर गैप नहीं मिलेगा जाने के लिए, तो रेल हो जाएगी ट्रेन आपकी है ना। तो फ्लैंज को, व्हील फ्लैंज को अगर आपको प्रॉपरली गैप प्रोवाइड करवाना है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे एक ब्लॉक को यूज़ करते हैं। तो यहाँ से देखो आप, एक गैप बन रहा है पीछे की तरफ, जिसमें कि व्हील फ्लैंज आसानी से आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं आपका हील ब्लॉक। इसका काम है प्रॉपरली स्पेस प्रोवाइड करना बिटवीन दी टू रेल्स, ठीक है। समझ गए ना, क्लियर। स्विच रॉड आपकी यहाँ पे, हाँ, स्ट्रेचर बार जो लगी हुई है, बार आपकी स्ट्रेचर बार भी बोलते हो इसको, स्विच रॉड को आप लोग दोनों बोल सकते हो, स्ट्रेचर बार या स्विच रॉड इसको बोल सकते हो, एक ही बात है वो। टंग रेल को कनेक्ट कर रखा है आपस में। देखो अब मूवमेंट यहाँ पे देखो, इसी की हेल्प से मूवमेंट, मैंने बोलता ना मोटर लगा रहता है यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखा रखा है, अभी वीडियो में देख लोगे वैसे, लेकिन यहाँ पे देखो स्विच मोटर लगा हुआ है। ये मोटर की हेल्प से आपका मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसको नीचे खींचोगे तो ये वाला नीचे आएगा, इसको ऊपर करोगे तो ये वाला, यहाँ पे गैप बना हुआ है, अभी देखो इसको आपने क्योंकि ऊपर दबा रखा है, तो यहाँ पे गैप बना हुआ है। अगर आप इसको नीचे खींचोगे तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे इसके वीडियो की में देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। Railroad track crossing is the most important steering system in ठीक है, इसमें देख लेना अच्छे से, सिंपल सा है, जो जो चीज़ें मैंने बोल रखी हैं सारी चीज़ें इसमें बता देगा आपको ये, ध्यान से Railroad देखना। track crossing is the most important steering system in a railroad. Railroad track consists of two parallel steel rails set a fixed distance. The standard gauge is 4 feet 8.5 inches. Let's see how it works. In this system, wheel and rail, which play an important role in the track change process. The inner rim of the wheel, called a flange, is comparatively greater in diameter than the outer part, which prevents the wheel from sliding off the track. Switch rails, or point blades, are the movable rails which guide the wheels towards either the straight or the diverging track. Stop rails are the running rails immediately alongside of the switch rails, against which the switch rails lay when in the closed position. Points operating rods. एज बना रखा है, हील ब्लॉक है वो,
ठीक है। Points operating machine, also known as a point switch machine or switch motor, is a device for operating railway turnouts, especially at a distance. Crossing. Crossing is a pair of switches that connects two parallel rail tracks, allowing a train on one track to cross over to the other. Check rails, also known as guardrail, laid parallel to a running track to guide the wheels. All these rails are non-movable. क्रॉसिंग देख लो, प्रॉपरली दिख रही है आपको क्रॉसिंग यहाँ पे। Crossing nose. Nose. Crossing nose is a device introduced at the point where two gauge faces cross each other to permit the flanges of a railway vehicle to pass from one track to another. हो गया ना? कोई दिक्कत किसी को? वीडियो में होपफुली अब समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। वीडियो आगे समझ में हटा दो उसको, किसी को दोबारा देखना तो बता दो, घर में देखना नहीं तो, ठीक है, यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके ऑपरेशन चलते हैं इसमें, ठीक है। पूरा प्रॉपरली बता दिया था मैंने, पहले ही समझा दिया था आपको किसका काम क्या है। आपको इसमें दिखाया कि अगर राइट साइड की तरफ आपने गैप प्रोवाइड करा, गैप कैसे प्रोवाइड कर रहे थे वो भी आपने देखा कि इसको खींच रहे हो नीचे तो ऊपर साइड गैप बन रहा है, इसको धकेल रहे हो ऊपर तो नीचे साइड गैप बन रहा है। यहाँ पे ये चीज़ें बताई उसने प्रॉपरली, ठीक है। साथ साथ में अगर यहाँ गैप होगा तो ट्रेन आपकी डाइवर्ट हो जाएगी, अगर यहाँ गैप नहीं होगा तो ट्रेन आपकी स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। ये क्रॉसिंग के बारे में बताया। बाकी ये चेक रेल या जो विंग रेल्स यहाँ पे बना रखी हैं इनका भी आपको दिखाया प्रॉपरली कि ये नॉन मूवेबल रेल्स होती हैं और इनका काम है डायरेक्शन प्रोवाइड करना ट्रेन को, ठीक है। ट्रेन को प्रॉपरली डायरेक्ट करना या डिरेल होने से बचाना, आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर? तो ये आपके ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया इसका, कैसे ये क्रॉसिंग वर्क करती है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे लिखिए पहला 2-3 पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। टर्न आउट लिखिए, नोट करके लिखना, ठीक है, नोट में। अब जो हमने पढ़ा है हील ब्लॉक, टर्न आउट, स्ट्रेचर बार, इनके बारे में सब लोग एक एक करके इनके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। पहला है टर्न आउट। टर्न आउट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ज़रा यहाँ पे टर्न आउट, ये टर्न आउट है, एक बार इसको अच्छे से देख लेना। एक टर्न आउट आपका किस किस से मिलके बना रहेगा, एक पॉइंट और एक क्रॉसिंग, और इसके बीच का जो पॉइंट ये वाला पोर्शन आपका ये भी तो आएगा ना, इंटरमीडिएट पोर्शन। इससे पहले वाले केस में इंटरमीडिएट पोर्शन ये पूरा वाला था, ठीक है। अभी इंटरमीडिएट पोर्शन है ये वाला। अगर टर्न आउट की बात करोगे तो ये ग्रीन से जो मैंने यहाँ पे हैच कर रखा है, दिस इज द इंटरमीडिएट पोर्शन। इसको हम लोग बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लीड, LEAD बोलते हैं इसको हम लोग, लीड। तो कोई भी आपका टर्न आउट मिलके बना रहता है पॉइंट प्लस क्रॉसिंग प्लस लीड। लीड इसको इंटरमीडिएट पोर्शन भी बोलते हैं। इसी को इंटरमीडिएट पोर्शन भी बोलते हैं। तो टर्न आउट इज मेड अप ऑफ पॉइंट प्लस क्रॉसिंग प्लस लीड और इंटरमीडिएट पोर्शन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है स्विच। स्विच, ठीक है, ये होता है आपका टंग रेल प्लस जो उसके साथ फिटिंग्स आपने प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। बस प्लस नेसेसरी फिटिंग्स लिख सकते हो या फिटिंग्स, ये बनाती है एक स्विच। अगर स्विच की मैं बात करूं जो आपने फिगर डायग्राम में देखा था, दैट स्विच इज मेड अप ऑफ टंग रेल प्लस नेसेसरी फिटिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। टंग रेल के ब्रैकेट में ना लिख देना टंग रेल टेपर्ड मूवेबल रेल, पूछता एग्जाम में, ठीक है। टंग रेल के बारे में लिख देना टेपर्ड
movable rail is called tongue rail. पीछे दिख रहा आपको वहाँ से? दिख रहा वहाँ से? ठीक है। हाँ एकदम ही मतलब दूसरी क्लास में बैठा जैसा हो गया ना आपको, लग रहा है मेरे। दूसरी क्लास ऐसे करके पढ़ रहा हूँ। ये हो गया स्विच ना। अगला है आपका पॉइंट अप, ठीक है। पॉइंट, तो देखो पॉइंट में क्या होगा आपका, पॉइंट में होगा टंग रेल, पॉइंट में टंग रेल होगा प्लस फिटिंग होगी यहाँ पे, प्लस यहाँ पे स्टॉक रेल, स्टॉक रेल। तो एक पॉइंट आपका टंग रेल प्लस उसमें लगी हुई फिटिंग प्लस स्टॉक रेल, इन तीनों को मिलके एक पॉइंट बनता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो टोटल अगर आप लोग पॉइंट बोलोगे तो पीछे देख लो उसको, यहाँ पे पॉइंट बोलोगे तो ये पूरा पॉइंट मैंने बना रखा है ना, देखो यहाँ पे ये पूरा पॉइंट बोल रखा है मैंने, ये पॉइंट है। दैट मीन्स कि यहाँ पे स्टॉक रेल भी है, यहीं पे टंग रेल भी है, और यहीं पे आपने फिटिंग्स भी कर रखी है, नेसेसरी फिटिंग जिनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ने वाली है आपको, ठीक है। तो एक टंग आपका पॉइंट बनेगा फ्रॉम द टंग रेल प्लस द फिटिंग प्लस द स्टॉक रेल। स्विच, स्विच का मतलब आपका है जस्ट आपकी जो टंग, हाँ स्विच रॉड को भी आप, हाँ मतलब उसको भी बोल सकते हो पूरा, हाँ स्विच रॉड को भी आप बोल सकते हो कि उससे मिलके बना होता है, लेकिन फिलहाल मैंने ये लिखा रखा है, स्विच लिखा है ना ओनली, ये स्विच, ये कनेक्शन है। कनेक्शन किस किस से मिलके बना हुआ है, कनेक्शन में आपने सिर्फ टंग रेल मूव कर रही है और उसमें फिटिंग लगा रखी है ना, ये टंग रेल है और टंग रेल में आपने फिटिंग लगा रखी है यहाँ पे, तो ये कहलाएगा स्विच। लेकिन अगर पॉइंट की मैं बात करूँगा तो पॉइंट में आपके अब ये स्टॉक रेल भी आएंगे पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्टॉक रेल वाला पोर्शन भी यहाँ पे कवर होगा, ठीक है, क्लियर। तो लिख लो इसको, चेक रेल एंड विंग रेल का काम लिखवाने की रिक्वायरमेंट तो नहीं होनी चाहिए, लिखवाना है, यस या नो? ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। पहले इसमें लिखिएगा, इससे पहले लिखिए, इसमें स्ट्रेचर बार लिखिए, स्ट्रेचर बार लिखिए इससे पहले, स्ट्रेचर बार, स्ट्रेचर बार में लिखिएगा द टोज ऑफ बोथ टंग रेल्स, द टोज ऑफ बोथ टंग रेल, द टोज ऑफ बोथ टंग रेल are connected together by, are connected together by, are connected together by means of a stretcher bar, means of a stretcher bars, ठीक है। तो स्ट्रेचर बार्स होती हैं आपकी जिनकी हेल्प से आप टंग रेल के टोज को कनेक्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, हील ब्लॉक लिखिए, HEELBLOCK, हील ब्लॉक, हील ब्लॉक में लिखिएगा हील ऑफ अ टंग रेल, हील ऑफ अ टंग रेल, हील ऑफ अ टंग रेल is connected to stock rail, heel of a tongue rail is connected to stock rail, connected to stock rail by mean of, by mean of cast iron heel block, by mean of cast iron heel block, by mean of cast iron heel block, thus provide gap for,
thus provide gap for the wheel flange, thus provide gap for the wheel flange। पहले उस टाइम पे हमारे जब हमने पढ़ा डिजिटल बोर्ड नहीं था ना पहले, तो यहाँ देखो उस टाइम पे हमने जो पढ़ा था, मतलब अभी देखा, मैंने तो देखा भी नहीं इसको आज कई टाइम से, लेकिन यहाँ देखो ऐसा बना रखा है, मतलब वाव नहीं, बस समझ ही नहीं आएगा क्या बना रखा है। मैं देख रहा हूँ, मैं खुद ही देख रहा हूँ क्या बना रखा है, अरे मैंने खतरनाक ही बन रखा है, तो देख लो दोबारा। वाव, डिजिटल बोर्ड होने का बेनिफिट तो है भाई, ठीक है। अदरवाइज ये टॉपिक्स इतने इजी नहीं होते समझने की, पॉइंट एंड क्रॉसिंग में थ्योरेटिकली अगर डायग्राम बना के समझोगे ना, डिफिकल्टी होती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी, दिखेगा नहीं प्रॉपरली, इमेजिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती इस केस में, ठीक है। ये व्हील ब्लॉक हो गया। इसके बाद लिखिएगा चेक रेल ऑब्लिक विंग रेल। चेक रेल एंड विंग रेल, या दोनों का काम सेम ही है। These rails are provided, these rails are provided, चेक रेल ऑब्लिक, क्या लिखा आपने, विंग रेल, हाँ विंग रेल। These rails are provided to direct train, to direct train and to prevent, and to prevent derailment of train, and to prevent derailment of train, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट, टर्न आउट, स्विचेस, स्ट्रेचर बार, व्हील ब्लॉक। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। पहला है यहाँ पे आपका हील क्लियरेंस एंड हील डाइवर्जेंस, पहले आपका फ्लैंज वे क्लियरेंस, और लास्ट में यहाँ पे आपका फ्लैंज वे डेप्थ, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इससे पहले एक और लिख लो, थ्रो ऑफ स्विच लिखो, हेडिंग थ्रो, THROW, थ्रो ऑफ स्विच, थ्रो ऑफ स्विच, ठीक है। थ्रो ऑफ स्विच आपका होता क्या है, यहाँ पे जितने डिस्टेंस से ये आपका जो ये टंग रेल है ना, ये टंग रेल जितने अमाउंट से मूव करेगी, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रो ऑफ स्विच, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस बाय विच टो ऑफ टंग रेल मूव्स साइडवेज, ठीक है। तो जो टो ऑफ टंग रेल है वो साइडवेज जितने डिस्टेंस से मूव करेगी, दैट इज कॉल्ड एज द थ्रो ऑफ स्विच। देखिए इस पॉइंट में डिस्टेंस बाय विच टो ऑफ टंग रेल, डिस्टेंस बाय विच टो ऑफ टंग रेल, डिस्टेंस बाय विच टो ऑफ टंग रेल मूव्स साइडवेज, मूव्स साइडवेज, हाँ साइडवेज, मूव्स साइडवेज, कॉल्ड थ्रो ऑफ स्विच, कॉल्ड थ्रो ऑफ स्विच, कॉल्ड थ्रो ऑफ स्विच। ब्रॉड गेज के लिए इसकी वैल्यू होती है 9.5 सेंटीमीटर, ऑलरेडी आस्क्ड इन आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर, 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर होती है आपकी ब्रॉड गेज के लिए, और मीटर गेज एंड नैरो गेज के लिए होती है ये वैल्यू आपकी 8.9 सेंटीमीटर। मीटर गेज एंड नैरो गेज के लिए वैल्यू होती है 8.9 सेंटीमीटर। तो जितने अमाउंट से आपके टोज इस टंग रेल के मूव करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रो ऑफ स्विच, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, अब देखते हैं हील क्लियरेंस हील डाइवर्जेंस के लिए। देखिए इसके लिए मैं थोड़ा सा एक फिगर बना लेता हूँ यहाँ पे समझने के लिए, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज। मैं स्टॉक रेल और दूसरी रेल आपकी कौन सी है, टंग रेल, इनको शो कर रहा हूँ यहाँ पे, इनके बेस पे ये डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे समझने वाले हो, ठीक है। बेसिकली डायरेक्टली लिखा दूंगा तो फिर आप समझ नहीं पाओगे, तो एक बार फिगर की तरफ देख लेते हैं आपकी होती क्या नहीं।
आ रहा है ना समझ में? ठीक है, पहली रेल ये, ठीक है। सेकंड रेल एक और बनेगी यहाँ पे। ठीक है, दो रेल्स मैंने बना रखी है। पहली रेल है आपकी स्टॉक रेल, दूसरी रेल है टंग रेल। ठीक है, ये रेल आपकी स्टॉक रेल, ये है टंग रेल। दिस इज टंग रेल, ठीक है। इसके ऊपर व्हील मूव कर रहे हैं, व्हील्स भी बना दो इसके ऊपर। ये है व्हील फ्लैंज, ठीक है। और एक और व्हील फ्लैंज आपका होगा, किस साइड बनेगा? इस साइड बनेगा, उस साइड बनेगा? इस साइड बनाओ। ये टंग रेल है, टंग रेल है। टंग रेल का इनर साइड कौन सा है? पहले तो इसको क्लियर कर लो एक बार, यहाँ पे देख लो, तो फंसे रहोगे। यहाँ देखो, ये कहाँ गया? दिख रहा है यहाँ पे टंग रेल कहीं है? ये इसमें देखो ना, इस केस में देखो फिगर में, ये देखो, ये मैंने बना रखा है, एक स्टॉक रेल बना रखी है। स्टॉक रेल का इनर साइड ये वाला है, ठीक है। स्टॉक रेल का इनर साइड आपका ये वाला है, दिस इज। और टंग रेल का, ये टंग रेल है, इसका इनर साइड ये वाला, आउटर तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये आपका इनर साइड है। इसको मैं फिगर को ऊपर कर देता हूँ अभी, बाद में काम क्या पता आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, ऊपर ही रखते हैं। तो इस केस में देखते हैं यहाँ पे दूसरा व्हील, सपोज करो यहाँ पे मूव कर रहा है, और व्हील का साइज अगर एक ही नहीं बनेगा तो आप देख लीजिए, ठीक है। ये दूसरा व्हील है जो कि इसमें मूव कर रहा है, ठीक है। ये असेंबली है, व्हील असेंबली यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है। अब देखिए, स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में, स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में मैं एक ब्लॉक प्रोवाइड करता हूँ जिसका नाम क्या है? हील ब्लॉक। तो मैंने यहाँ से एक ब्लॉक प्रोवाइड कर दिया इन दोनों के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज दी हील ब्लॉक, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हील ब्लॉक। दिस इज द हील ब्लॉक, ठीक है। तो ये मैंने एक अरेंजमेंट बना रखा है। पहला है स्टॉक रेल, फिर यहाँ पे टंग रेल है। टंग रेल और स्टॉक रेल के ऊपर आपको दिख रही है कि ट्रेन कैसे चल रही है, ठीक है। कौन सा साइज, मतलब बेसिकली मैंने यहाँ पे ये दिखा रखा है कि कौन सा फेस में आपका व्हील जाएगा, ठीक है। तो अगर स्टॉक रेल में व्हील रहेगा तो इस वाले फेस में, इनर साइड में। टंग रेल में रहेगा तो अगेन आपका इनर साइड में ही व्हील रहने वाला है, ठीक है। पहला मुझे यहाँ पे बतानी है कि हील क्लियरेंस या हील डाइवर्जेंस आपकी क्या होती है, ठीक है। तो हील क्लियरेंस या ये हील डाइवर्जेंस आपकी होती है रनिंग फेजेस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। स्टॉक रेल की रनिंग फेज आपकी ये है, ठीक है, ये रनिंग फेज है। और टंग रेल की रनिंग फेज आपकी ये वाली है, ठीक है ना। तो स्टॉक रेल की रनिंग फेज आपकी ये वाली है जो मैंने सामने शो कर रखी है, ठीक है। और टंग रेल की रनिंग फेज ये वाली है, ठीक है, जो ये शो कर रखी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं हील डाइवर्जेंस और हील क्लियरेंस, ठीक है। तो रनिंग फेजेस ऑफ स्टॉक रेल एंड रनिंग फेजेस ऑफ टंग रेल के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं हील डाइवर्जेंस या हील क्लियरेंस। या आप ये भी बोल सकते हो कि इनर टू इनर फेसेस के बीच की डिस्टेंस बिटवीन दी स्टॉक रेल एंड रनिंग रेल इज कॉल्ड एज दी हील डाइवर्जेंस और हील क्लियरेंस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे आता है आपका फ्लैंज वे क्लियरेंस, ठीक है।
फ्लैंज वे क्लियरेंस आपका क्या होता है? फ्लैंज वे क्लियरेंस ये होता है कि इट इज़ द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी स्टॉक रेल एंड दी टंग रेल या स्टॉक रेल एंड दी चेक रेल, ठीक है। टंग रेल या आपकी स्टॉक रेल के बीच की क्लियर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैंज वे क्लियरेंस। अब क्लियर डिस्टेंस कौन सी होगी यहाँ पे? क्लियर डिस्टेंस यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस क्लियर डिस्टेंस होगी, ऑब्वियसली बात है, ये डिस्टेंस होगी ना, दिस इज द क्लियर डिस्टेंस, ये क्लियर डिस्टेंस रहने वाली है, ठीक है। तो क्लियर डिस्टेंस बिटवीन स्टॉक रेल एंड टंग रेल ये आपकी कहलाएगी फ्लैंज वे क्लियरेंस, ठीक है। ये कहलाएगी फ्लैंज वे क्लियरेंस आपकी सेकंड, ठीक है। तो पहला आपने पढ़ा हील डाइवर्जेंस, दूसरा आपने पढ़ा यहाँ पे फ्लैंज वे क्लियरेंस, तीसरा यहाँ पे आता है आपका इट इज़ दी फ्लैंज वे डेप्थ। फ्लैंज वे डेप्थ आपकी क्या होती है, ठीक है। तो जो रनिंग रेल है ना, रनिंग रेल के टॉप से हील ब्लॉक की जो आपकी डेप्थ होती है दैट इज कॉल्ड एज दी फ्लैंज वे डेप्थ। तो फ्लैंज वे डेप्थ को अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो फ्लैंज वे डेप्थ ये वाली डेप्थ हो जाएगी फ्लैंज वे डेप्थ, ठीक है। तो स्टॉक रेल के टॉप फेस से टॉप ऑफ दी हील ब्लॉक की डिस्टेंस दिस इज कॉल्ड एज दी फ्लैंज वे डेप्थ। फ्लैंज वे डेप्थ इससे इजी मैं नहीं बता सकता हूँ भाई, इतना इजी है, ठीक है। समझ गए ना, इससे इजी नहीं हो सकता है, बाकी आप देख लो। तो ये आपकी सबसे पहले रनिंग फेजेस के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी हील डाइवर्जेंस। सेकंड आपका यहाँ पे क्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी टंग रेल एंड स्टॉक रेल एंड चेक रेल भी आप बोल सकते हो। स्टॉक रेल के बाद अगर टंग रेल ना होगी चेक रेल होगी तो उनके बीच की भी क्लियर डिस्टेंस आपकी कहलाएगी फ्लैंज वे क्लियरेंस। फ्लैंज वे क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि फ्लैंज के लिए आपने क्लियरेंस छोड़ रखी है, ठीक है। जो व्हील फ्लैंज है उसके लिए क्लियरेंस आपने छोड़ रखी है, वही फ्लैंज वे क्लियरेंस की बात चल रही है। और तीसरा यहाँ पे है टॉप ऑफ द स्टॉक रेल या टॉप ऑफ द रनिंग रेल से हील ब्लॉक के टॉप की डिस्टेंस आपकी कहलाएगी फ्लैंज वे डेप्थ, ठीक है। बना लो इसको, फिर राइट डाउन करो इसके बारे में पॉइंट्स।
एसी ऑन करना, एसी ऑन करने को बोल रहे हैं। जम्मू बनाओ दोबारा। हाँ नहीं है, ओके। हाँ और ठंडा हो गया। कल से जैकेट पहन के आना आप लोग को, ये लोग छोड़ेंगे नहीं, ये लोग तो लगा ही देंगे। हो गया सबका? चलिए पहला लिखिए, देखो इसको ना, नहीं हुआ। इधर से भी समझ सकते हो, ऊपर वाला जो फिगर बना रखा है ना, इसमें से भी आप इसको देख सकते हो। तो कल थोड़ा सा पार्ट बचेगा इसके बाद इसका, ठीक है, और उसके बाद सिग्नल्स डिस्कस करेंगे, खत्म कर खत्म। पार्टी करा दे, मैं पार्टी करा के बोल रहा, इसकी पार्टी भी है परसों कल। किसी ने तो कहा। भंडारी जी कल पार्टी दे रहे हैं, कल मैं खाना खा के नहीं आऊँगा। हाँ मत हाँ हाँ मत खा के आना चाहिए, तो सबका खाना भंडारी की तरफ से। हाँ बिल्कुल। नहीं बना, बन गया। देखिए चलो इसमें, इसमें राइट डाउन करो इसको ना, यहाँ से भी समझ सकते हो, दिख रहा होगा अगर यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ पे इस केस में भी, अगर ये इनर टू इनर फेजेस के बीच की डिस्टेंस देखोगे, ये वाली डिस्टेंस जो मैंने मार्क कर रखी दिख रहा है अगर आपको, तो ये आपकी कहलाएगी क्या? हाँ फ्लैंज वे क्लियरेंस या हील डाइवर्जेंस। इनर टू इनर फेसेस बिटवीन दी स्टॉक रेल एंड दी टंग रेल, इट इज़ दी हील डाइवर्जेंस, हील डाइवर्जेंस है, ठीक है। और बीच में जो ये क्लियर डिस्टेंस आपको दिख रही है ये वाली, ये क्लियर डिस्टेंस कितनी है? ये सॉरी ये आपकी है फ्लैंज वे क्लियरेंस, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैंज वे क्लियरेंस। और ये बीच में हील ब्लॉक तो कहीं दिख नहीं रहा, यहीं पे डाल रखा है हील ब्लॉक है, तो जो डेप्थ आप देखोगे टॉप से नीचे की तरफ, वो डेप्थ हो जाएगी आपकी हील ब्लॉक की डेप्थ, दैट इज द फ्लैंज वे डेप्थ, ठीक है ना। चलिए इसमें लिखिएगा इसके बाद आप पॉइंट राइट डाउन करिए। पहला लिखिए हील क्लियरेंस ऑब्लिक हील डाइवर्जेंस, हील क्लियरेंस ऑब्लिक हील डाइवर्जेंस, पहला लिखिएगा हील क्लियरेंस ऑब्लिक हील डाइवर्जेंस, सबसे पहला लिखिए। इसमें लिखिए डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेसेस, डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेसेस ऑफ distance between running faces of stock rail, running faces of stock rail and tongue rail, stock rail and tongue rail is called heel divergence, is called heel divergence. ब्रॉड गेज के लिए इसकी वैल्यू होती है 13.7 से लेकर 13.9 सेंटीमीटर, 7 से 13.9 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका पहला। दूसरा लिखिए अब फ्लैंज वे क्लियरेंस लिखिए, सेकंड फ्लैंज वे क्लियरेंस, फ्लैंज वे क्लियरेंस में लिखिएगा फ्लैंज वे क्लियरेंस में लिखिएगा क्लियर डिस्टेंस बिटवीन, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन adjacent faces of, clear distance between adjacent faces of, adjacent faces of running rail, ब्रैकेट में क्या बोलते हैं इसको लिख दो, क्या बोलते हैं इसको? स्टॉक रेल, रनिंग रेल ब्रैकेट में लिख दो स्टॉक रेल, एंड टंग रेल, एंड टंग रेल
और चेक रेल की वहाँ से भी आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो टंग रेल की जगह चेक रेल भी हो सकती है वहाँ पे। और चेक रेल विच प्रोवाइड्स clearance for which provide clearance for passage of which provides clearance for passage of wheel flanges, ठीक है। व्हील फ्लेंजेस, और इसको मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, हील ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, ये क्लियरेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगला लिखिएगा फ्लेंज वे डेप्थ। नेक्स्ट लिखिए फ्लेंज वे डेप्थ। फ्लेंज वे डेप्थ में लिखिए वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन the top face of the running rail, the top face of the running rail, top face of the running rail to the top of heel block, to the top of heel block, to the top of heel block is called flange way depth, is called flange way depth। मिनिमम ये 60 mm हम इसको रखते हैं, एग्जाम में तो नहीं पूछेगा लेकिन लिख सकते हो मिनिमम 60 mm होती है, ठीक है। 60 mm ये मिनिमम रहती है, ठीक है। तो दीज आर दी डेफिनेशंस, ये सारी डेफिनेशंस हमने राइट डाउन कर ली। अब आपका इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है क्रॉसिंग के बारे में, एंगल ऑफ क्रॉसिंग, देन टर्न आउट की कुछ डेफिनेशंस बची हुई हैं, और 2-3 फॉर्मूले आपको लिखने हैं बस, बाकी हो जाएगा इसमें, आधे घंटे 15-20 मिनट का काम है, ठीक है। तो अब कल ही स्टार्ट करेंगे इससे आगे, कल लास्ट क्लास भी रहेगी इसकी, ठीक है ना। ओके, सिग्नल्स पढ़ना है या पेपर देना है बता दो पहले। सिग्नल्स पढ़ना है या टेस्ट तो फिर मैं नहीं लूँगा अगर सिग्नल, क्योंकि इसके बाद ना करा दिया काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन। सिग्नल पढ़ना है या फिर टेस्ट, दोनों में से एक बता दो क्या करना है। सिग्नल पढ़ा दो, ठीक है, तो सिग्नल कर लेंगे फिर।